हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बेटा ये एग्जाम्पलर नीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स क्लास 11th का हम टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने प्रीवियस जो वीडियो उसको देख लिया होगा और वो आपको पसंद भी आई होगी और उससे आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन भी हुआ होगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए, क्योंकि आपका एक एक मिनट समय, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, मैं इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को शुरू करता हूँ। तो सर ये बच्चों पहला सवाल ये है। अब ये बेसिक सवाल है, इसमें कुछ चैलेंजिंग नहीं है। दो वेक्टर दिए हैं, उनके बीच में एंगल निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर देते हैं, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ए वेक्टर यहाँ पुट कर दो बेटा, तो आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और बी वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √2 इंटू √2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 0। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री और पाई बाई। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर बेटा हो गया बी ऑप्शन। तो बेसिक सवाल था, इसमें कुछ चैलेंजिंग नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब ये क्या बोल रहा है बेटा? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये बोल रहा है इज ट्रू। सही बताना हमको। ठीक। बोल रहा है स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन द प्रोसेस। दैट इज कंजर्व्ड इन द प्रोसेस। भाई स्केलर क्या है? सिंपल सा पहले डिफाइन करता हूं, स्केलर क्या है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी कंप्लीट डेफिनेशन देने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देना पड़े, वो स्केलर है। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। सर वेक्टर क्वांटिटी क्या है फिर? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े। दोनों की जरूरत पड़े, दोनों की, बोथ। वो होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या बोल रहा है? अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन द प्रोसेस। भाई स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन में कंजर्व्ड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहले गलत हो गया। तो कंजर्व्ड की बात हुई कहीं कोई? हमने बोला स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। कंजर्व्ड की तो बात ही नहीं आई, कंजर्व्ड है कि नहीं है उसकी तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट, स्केलर इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। बोला जा रहा है कैन नेवर, कभी ले ही नहीं सकता। भाई क्या बोला जा रहा है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे मास है, मास हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 kg मास। बट कई सारी स्केलर क्वांटिटी ऐसी भी होती है जैसे कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये वैल्यू +2 वोल्ट भी हो सकता है, -2 वोल्ट भी हो सकता है। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये वाला चीज भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। हाँ, कुछ स्केलर ऐसी हैं जो सिर्फ पॉजिटिव ही होंगी, जैसे मास। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्केलर का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव। नेक्स्ट, स्केलर इज वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। अगेन पोटेंशियल क्या होता है बेटा? मान लीजिए यहां पर कोई +q चार्ज रखा है। +q चार्ज से r डिस्टेंस दूर किसी एक पॉइंट पर p पर पोटेंशियल कैसा क्या होता है? वो होता है सर 1/4πε0 q/r। ये फॉर्मूला बेटा चिंता मत करो, आप पढ़ोगे। ठीक है, ये आप पढ़ोगे।
मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूँ फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन और डिटेल्स में आप पढ़ोगे। क्लियरली आप देख रहे हो पोटेंशियल जो है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, मतलब पी पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होगा, ए पर अलग होगा और बी पर अलग होगा। तो ये वाला जो बात है ना कि डज नॉट वेरी, ये भी गलत है, ये वेरी कर सकता है। हाँ, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। बट हाँ, ए और बी पे पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, मतलब ये डिस्टेंस पर स्पेस में वेरी कर सकती है, स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटी है सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर इन डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ये सही है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, ये सही है, स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इसका क्या नहीं है, नो डायरेक्शन, है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्सिस को आपने कैसे लिया है, राइट। मास आपको आप कहीं भी रखो, है ना, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ऐसे बनाए और आपने यहाँ पे 1 kg का मास रख दिया, तो भी वो 1 kg रहेगा। और मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ऐसे बना देते और फिर सेम पॉइंट पे 1 kg मार्क्स रखते, तब भी वो 1 kg ही होता। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ये वेक्टर आर है, अब हमने इसका कोऑर्डिनेट बदल दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये वेक्टर जो आर वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आपका रेफरेंस फ्रेम चेंज हो गया, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन को रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर विल चेंज बट स्केलर विल नॉट चेंज। तो ये वाला चीज सही हो गई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन की समझ के ऊपर इतना अच्छा सवाल बना हुआ है, ऐसा सवाल जेई मेंस में पूछा जा सकता है, छोटा सा सवाल। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है भाई, इसमें ये भी आसानी है, कुछ नहीं है इसमें भाई। इसमें ये बोल रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि फिगर शोज ओरिएंटेशन ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v, है ना, u a b और p q के फॉर्म में आपने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, u और v को इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया। अब हमको बताना है कौन सा सही है, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना होगा, मान लेते हैं कुछ थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल कितना होगा भाई, मान लेते हैं ये कुछ अल्फा होगा। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड u, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड v। तो u वेक्टर को के कंपोनेंट आप कैसे करके लिखोगे भाई, u वेक्टर के कंपोनेंट आप कैसे लिखोगे भाई, सर इस डायरेक्शन में u वेक्टर का कंपोनेंट होगा मॉड u, हाँ, cos थीटा, यस सर, मॉड u cos थीटा होगा सर। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा सर, मॉड u, हाँ, साइन थीटा, यस सर। तो u वेक्टर आप कैसे लिखोगे, उसको लिखोगे मॉड u का जो भी मैग्नीट्यूड है cos थीटा आई कैप, यस सर, प्लस मॉड u, यस सर, साइन थीटा जे कैप, यस सर, ऐसे लिखेंगे। सर v वेक्टर को कैसे लिखोगे आप, सर v वेक्टर को लिखेंगे, v वेक्टर का हम कंपोनेंट करेंगे, तो पॉजिटिव x के डायरेक्शन में v का कंपोनेंट क्या होगा, मॉड v, यस सर, cos अल्फा, और नेगेटिव x के y के डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा मॉड v, यस सर, साइन अल्फा। तो v वेक्टर को आप देख सकते हो क्लियरली, ये कैसे लिखा गया है, मॉड v cos अल्फा, और ये पॉजिटिव y की डायरेक्शन में, और मॉड और माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव y के डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आएगा माइनस मॉड v साइन अल्फा जे के। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, ये क्या है, c है, और ये पूरा ये क्या है, c नहीं, ये है p और ये है q। तो क्लियरली आपको दिख रहा है a b और p पॉजिटिव है, q नेगेटिव है, a b और p पॉजिटिव है, q नेगेटिव है, b ऑप्शन। कुछ नहीं था इसमें, कंपोनेंट के बारे में बात हो रही थी, आसान सवाल था। अगला जाते हैं, अब बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ठीक। तो सबसे पहले तो एक मान लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मान लेते हैं कि ऐसा कुछ एक वेक्टर r है जिसके बारे में चर्चा हो रही है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ है, दिस इज r वेक्टर, आ रही है ना, r वेक्टर ऐसे लिखो,
और ये कुछ एंगल थीटा बनाता है। तो आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा भाई, आर कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या है, आर एक्स। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा सर, कॉस थीटा मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस से क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, इस तरीके से दिखेगा, तब इसका कंपोनेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो व्हेन आर विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बी ऑप्शन। ठीक, तब इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहा है, अब रेंज के बारे, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है भाई, ये प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले मैं आपको 3 फॉर्मूले होते हैं वो याद दिला देता हूँ। 3 फॉर्मूले होते हैं वो याद दिला देता हूँ। टाइम पीरियड प्रोजेक्टाइल का क्या होता है भाई, ये होता है 2v0 साइन थीटा बाई जी। फिर सेकंड होता है फॉर्मूला हाइट का, मैक्सिमम हाइट का, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और लास्ट फॉर्मूला होता है रेंज का, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये 3 फॉर्मूले होते हैं भाई, ये 3 फॉर्मूले रेंज के होते हैं, ये प्रोजेक्टाइल के होते हैं, जो आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन बोलते हैं क्या क्या बोल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री इज 50 मीटर। तो केस 1, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो क्या होता है, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अब कितना है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो है 50 मीटर। v0 की वैल्यू पता नहीं, g की वैल्यू मत रखो, साइन 2 थीटा 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 15 डिग्री सॉरी, केस 1 में ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो यहाँ आ जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू क्या रहेगी, 100। अब केस 2 में क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड, मतलब v0 को चेंज नहीं किया, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो हमको रेंज बताना है। तो सेकंड केस में जो r डैश है जिसकी वैल्यू हमको बताना है, वो क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 2 इंटू 45, थीटा की वैल्यू क्या है 45, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर बाई जी, और v0 स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये है 100 मीटर। तो सेकंड केस में जो रेंज है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 100 मीटर आ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। तो एक आसान सवाल था प्रोजेक्टाइल का, ये तीनों फॉर्मूले होते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है भाई, वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं ये हमको बताना है। ठीक, तो प्रेशर जो होता है बेटा वो क्या होता है, स्केलर होता है। प्रेशर क्या है, प्रेशर बेटा स्केलर है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक बलून है, ये एक बलून है ऐसा, ठीक है, बलून, इसके अंदर हवा भरी है। अब इसके अंदर जो हवा भरी है ना, वो हर पॉइंट पे सेम है, सारे डायरेक्शंस में हर पॉइंट पे इस पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। एक बलून के अंदर हवा भरी है, उस हवा का प्रेशर सारे डायरेक्शंस में सेम होता है, तो प्रेशर का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो ये स्केलर हो गया। पावर आपको पता है स्केलर होता है। पावर क्या होता है बेटा, वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो पावर भी क्या है बेटा, स्केलर है। ठीक, पावर भी स्केलर है। तो प्रेशर क्या है, स्केलर है, पावर क्या है, स्केलर है, एनर्जी भी क्या है, स्केलर है। अब इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है बेटा, इम्पल्स होता है, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, इसको हम एफ डेल्टा टी से दिखाते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी, इम्पल्स को। और आपको क्लियरली पता है फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो इम्पल्स भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इम्पल्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो इम्पल्स का ये फॉर्मूला है ना, ये बेटा आप पढ़ोगे कब, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना अगर आपको नहीं पता है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पता था तो मैंने अभी के लिए आपको बता दिया, बाकी इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, इस पर न्यूमेरिकल भी करोगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल मैंने अभी बताया स्केलर होता है बेटा, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर होता है। पोटेंशियल बेसिकली पता है क्या होता है, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट मास, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही है तो वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे वर्क डन भी स्केलर है, मास भी स्केलर है, वर्क डन स्केलर, चार्ज स्केलर, तो पोटेंशियल इज स्केलर इन बोथ द केसेस। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो बेटा स्केलर ही होता है, आपको पता है, ठीक। टेम्परेचर भी स्केलर होता है, ठीक। एरिया जो होता है वो वेक्टर होता है बेटा, एरिया का डायरेक्शन होता है, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ इम्पल्स और एरिया ही वेक्टर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। एरिया का डायरेक्शन होता है बेटा, एरिया हैज अ डायरेक्शन। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इसका एरिया है ए है, मान लीजिए एक ये मान लीजिए सर्किल है, इसका एरिया ए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया का डायरेक्शन होता है बेटा, ठीक है। आप गॉस लॉ वगैरह पढ़ोगे तो आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे कि एरिया का डायरेक्शन होता है, तो आंसर बी इसका। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन अ टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन चल रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड v, किसी एक इंस्टेंट पे उसकी स्पीड v नॉट है, इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू, होना ही होना चाहिए, नेसेसरीली ट्रू पूछा है, होना ही होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक, कोई ऑप्शन नहीं। अब क्या बोला जा रहा है, टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो टू डायमेंशनल मोशन कैसे भी हो सकता है कुछ ऐसे चल रहा हो सकता है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो भी टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये रैंडम मोशन भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। अब बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम, एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी किसी भी समय पर, ये तो गलत है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है और वो एक सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से ऐसे घूम के वापस पूरा घूम के यहीं पर आ गई, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया भाई। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, यहां से चला पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस यहीं आ गया, है ना। आप एक ग्राउंड में घूम के पूरा सेम पॉइंट पर आ गए, तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ये तो गलत हो गया, ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, नेसेसरीली। अब क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वैनिश, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा, ये भी सही नहीं है, जरूरी नहीं है ये भी कि एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा जीरो हो। क्यों भाई, मान लीजिए आप इनिशियल पॉइंट आपका ये है, आपकी वेलोसिटी ऐसी है, और किसी इंस्टेंट पे आपका फाइनल पॉइंट ये, दो इंस्टेंट के बीच हमने आपको देखा आपकी वेलोसिटी ऐसी है। अब क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, नहीं है, तो यहाँ आपका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, वेनिश नहीं होगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा रेंडम पाथ भी है, तो मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, अब यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी ऐसी है, फाइनल पॉइंट पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी, तो आप क्लियरली देख रहे हो वेलोसिटी सेम नहीं है, तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा हमेशा। डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, हाँ, अगर स्पीड v नॉट दी हुई है, ठीक है, अगर स्पीड v नॉट दी हुई है, क्वेश्चन में जैसा कि लिखा हुआ है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हुई, v नॉट क्या स्पीड है, तो और स्पीड v नॉट है और कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि स्पीड इज चेंजिंग, तो हम मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में कि स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि अगर वो चेंज हो रही होती, देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, आप देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन चेंज, इसलिए एक्सेलरेशन होगा, बट स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो हर पॉइंट पे इक्वल मतलब हर यूनिट टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ, एक्सेलरेटेड मोशन होगा,
क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो सकता है बॉडी का, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा स्पीड इंटू डेल्टा टी, है ना, स्पीड इंटू टाइम, ये तो होगा डिस्टेंस। स्पीड चेंज होगी नहीं, तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो सेम रहेगा। ठीक, नहीं नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम आर जीरो, ये गलत होगा ना, और ये वाला सही हो। इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रैवर्स इक्वल टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ये है, टी टाइम में वो फाइनल कहीं यहाँ पहुंचा, फिर अगले टी में वो यहाँ पहुंचेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो सकती है बॉडी की। ठीक, मान लीजिए पाथ ऐसा कुछ है, अब इनिशियली वो यहाँ था, टी टाइम में वो यहाँ पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। अब यहां से वो टी टाइम में अगले टी टाइम में यहाँ पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट हर इक्वल टाइम में बराबर नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन चेंज होगा। पर हाँ, इक्वल पाथ लेंथ वो कवर करेगा इक्वल टाइम में, क्योंकि स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहा है, इन अ टू डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो कौन सा नेसेसरली ट्रू है, इसमें भी हमको क्या बताना है, कौन सा नेसेसरली ट्रू है। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, तो टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो अभी मैंने पिछले वाले उसमें बताया कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। क्यों, उसका रीजन भी मैंने बताया कि मान लीजिए भाई सर्कुलर मोशन चल रहा है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, दो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल वेलोसिटी ये होगी उसकी, फाइनल वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आएगा। अब ये बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज बाउंडेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, ये स्टार मार्क वाला पॉइंट। देखो भाई, भाई पाथ जो है पार्टिकल का वो डिस्क्राइब, टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो पाथ कैसा भी हो सकता है, राइट, ऐसा 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 कैसा भी। अब इस पॉइंट पर अगर आपको पूछा जाए कि एक्सेलरेशन कितना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ एक सर्किल ड्रॉ कर लोगे। क्यों, क्योंकि वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे भी सर्किल ड्रॉ कर लोगे, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं स्मॉल आर है, और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। और यहाँ भी वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है ये, और यहाँ भी वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई आर, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा था। और इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल आर। ठीक, अब मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए, मान लीजिए कहीं कहीं किसी पॉइंट पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऐसा, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अगर, क्योंकि पाथ लेंथ, पाथ तो डिफाइन नहीं किया ना क्वेश्चन में कि पाथ उसका कैसा है, तो अगर स्ट्रेट लाइन है कहीं पर का पाथ, तो AC की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके इसमें R इन्फिनिटी चला जाएगा, कब, स्ट्रेट लाइन पाथ है तो। एंड वाइसा वर्सा, अगर मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बहुत छोटा है अगर, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसके इसमें कहाँ अटेंड करेगा, इन्फानाइट को, स्मॉल, वेरी स्मॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर है तो उस केस में क्या होगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन्फानाइट को टेंड करेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो से लेके इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू उसकी हो सकती है, तो ये बाउंडेड नहीं है। तो ये बात सही लिखी, ये बात गलत लिखी है कि ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है, इट इज नॉट बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि हम बोल रहे हैं कि भाई AC की वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहेगी, इसको कहते हैं बाउंडेड। पर AC की वैल्यू जीरो से लेकर इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन कहीं मूव हो रहा है तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और कहीं पर सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बहुत छोटा है पाथ लेंथ का, तो वहां पर AC की वैल्यू क्या, इन्फानाइट टेंड हो सकती है। ठीक, मतलब बहुत लार्ज हो सकती है।
अब क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नेसेसरीली इन द प्लेन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नेसेसरीली इन द प्लेन ऑफ मोशन। हाँ, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, अगर कहीं पे किसी कर्व्ड एरिया में, कर्वेचर वाले एरिया में मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा प्लेन ऑफ मोशन में होता है। तो ये जो ए सी की वैल्यू है, ये कहाँ हो रही है, प्लेन ऑफ मोशन में है ये हमेशा। ये कहाँ पर है, प्लेन ऑफ मोशन में। आप क्लियरली देख रहे हो डायग्राम में अभी कि दोनों ही केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है कहाँ, प्लेन ऑफ मोशन में ही मैंने बनाई है। तो ये चीज सही है, ठीक है, प्लेन ऑफ मोशन में ही एक्सेलरेशन है, प्लेन ऑफ मोशन में ही वो उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, द पार्टिकल मस्ट बी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भाई ऐसा जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज वन ऑफ द केसेस। भाई ऐसा कुछ रैंडम पाथ भी होता है जो हो सकता है, जो मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है, तो मस्ट भी नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो आपका ओनली आंसर क्या होगा, सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है भाई, इट इज फाउंड दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। तो दो वेक्टर हैं, ठीक, ए और बी, उनका समेशन का मॉड ए है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बेटा। यहां पे हम क्या करेंगे, वेक्टर सम का जो फॉर्मूला है वो यूज कर देंगे। तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं कहना चाहिए, इसको मैं प्रॉपरली लिखता हूँ, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। दो वेक्टर्स ए और बी हैं, उनके समेशन का ये फॉर्मूला है। मान लीजिए दो वेक्टर्स ऐसे हैं ए एंड बी, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो उनके समेशन का ये फॉर्मूला होता है। और ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, मॉड ए के स्क्वायर के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने क्या किया था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर दिया और फिर ये मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया। ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा था। अब ये देखो, ये खच गया, यहां से आप देखो, यहां से आप निकालोगे मॉड बी बाहर, तो अंदर क्या बचेगा भाई, वो बचेगा मॉड बी प्लस 2 मॉड ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, आपने पढ़ा है बात कि दो अगर ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है और उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या हो सकता है दोनों 0 हो जाए। ये तीन केस हो सकते हैं, या तो ये पहला 0 हो, दूसरा 0 हो, या दोनों 0 हो जाए। मतलब या तो मॉड बी 0 हो, या फिर मॉड बी प्लस 2 मॉड ए कॉस थीटा ये 0 हो जाए। इससे हमको क्या मिलेगा सर, कॉस थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, माइनस ऑफ मॉड बी अपॉन 2 मॉड ए। ये हमको कॉस थीटा मिल जाएगा बेटा, ये हमको मिल जाएगा बेटा। ठीक, अब यहां से आप देखो बात, अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने वाला हूं कि इसको लिखें कैसे। कॉस थीटा की वैल्यू तो ये आ गई। अब यहां हम अगर लिखें, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कॉस थीटा की वैल्यू ए और बी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, ए और बी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। तो ए और बी एंटी पैरेलल होंगे या ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, ये बात हम नहीं कह सकते। ठीक है, एंटी पैरेलल कब होंगे, एंटी पैरेलल का मतलब होता है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होना, या कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना, -1 होना। ये कब होगा, ये तब होगा जब मॉड बी की वैल्यू 2 मॉड ए के बराबर होगी। जब मॉड बी की वैल्यू 2 मॉड ए के बराबर होगी, तभी कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, तभी ए और बी एंटी पैरेलल होंगे। पर क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि मॉड बी की वैल्यू 2 मॉड ए के बराबर है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ओनली पॉसिबल है जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। और ए और बी परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकते, क्यों, परपेंडिकुलर कब होंगे, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब मॉड बी की वैल्यू क्या होगी, 0। जब मॉड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तब ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के। अब मॉड बी 0 है ऐसा भी क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा,
सर वो तो होगा मॉड ए, हाँ मॉड बी, यस सर, कॉस थीटा होता है, यस सर। मॉड ए तो पॉजिटिव होता है, हाँ मॉड बी पॉजिटिव होता है सर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, आपने बताया था, हाँ सर। पर कॉस थीटा तो नेगेटिव है, हाँ सर कॉस थीटा नेगेटिव है, कैसे पता? सर कॉस थीटा की वैल्यू माइनस बी टू ए है, मॉड बी की वैल्यू पॉजिटिव, टू तो पॉजिटिव है ही, मॉड ए की वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ आगे माइनस है, तो ओवरऑल कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव है। तो ए डॉट बी क्या हो गया, मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, ये लेस देन जीरो हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बट हाँ, ये वाला केस भी तो है, मॉड बी इक्वल टू जीरो वाला, तो यहां पर हम इक्वल टू लगा देंगे, क्यों? अगर मॉड बी इक्वल टू जीरो है, अगर मॉड बी इक्वल टू जीरो है, तब भी ये चीज क्या है, पॉसिबल है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, तो हम ओनली आंसर डी देंगे, और अगर ये वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है तो हम ए और डी दोनों देंगे, ठीक है? अगर सिंगल करेक्ट है तो हम ओनली डी बोलेंगे, और वन और मोर देन वन करेक्ट है तो ए और डी दोनों बोल सकते हैं। अभी ये फिलहाल क्वेश्चन बुक के हिसाब से सिंगल करेक्ट है, तो यहाँ पे हम ओनली डी बोलेंगे, ठीक है बेटा? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट, अब इसमें ये जो बेटा लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ गलती से लिख गया है वो, ये लिखा हुआ है थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, ये होना चाहिए, ठीक है? अब क्या बोल रहा है सवाल देखो, बोल रहा है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन एयर विद स्पीड वी नॉट, मतलब दोनों पार्टिकल की स्पीड सेम है, तो चलो भाई बना देते हैं। दो पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया भाई, ठीक, दोनों की स्पीड क्या है, वी नॉट है, ठीक, एट एंगल थीटा वन एंड थीटा टू, इसका एंगल थीटा वन, इसका एंगल क्या है, थीटा टू, both acute, ठीक है, to the horizontal, if the height reached by the first particle is greater than that of second, मतलब h1 greater than क्या है, h2 है। अब h1 क्या होगा सर, हाइट का फॉर्मूला भी आपने हमको बताया था, ये बताया था बेटा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन बाई टू जी, ये ग्रेटर किससे है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू बाई, हाइट का फॉर्मूला हमने दोनों में लगा दिया, वी नॉट टू जी गया, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा वन ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा टू, और थीटा वन कॉमा थीटा टू, ये कहां से कहां, जीरो से पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहे हैं। अब आपको पता करना है कि थीटा वन थीटा टू में क्या रिलेशन होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का हम ग्राफ बना लेंगे। थोड़ी बहुत मैथ्स में कमांड होनी इसलिए जरूरी होती है बेटा, ठीक? तो भाई साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है वन, ठीक, पाई बाई टू पर। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो जीरो से पाई बाई टू में ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा वन की वैल्यू बड़ी है, मतलब थीटा वन की वैल्यू कहीं यहाँ लाई कर रही होगी, और थीटा टू की वैल्यू कहीं यहाँ लाई करेगी, क्योंकि हमको जीरो से पाई बाई टू में देखना है ना। इफ साइन स्क्वायर थीटा वन ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा टू, जीरो से पाई बाई टू के बीच में, तो थीटा वन विल बी ग्रेटर देन थीटा टू, ये आप क्लियरली ग्राफ से देख सकते हैं, तो ये वाला चीज तो सही है भाई, ये वाला चीज तो सही है, ये वाला चीज सही है। अच्छा, साइन थीटा का ये किसका ग्राफ बनाया था मैंने, सही है बनाया था आपने, साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ। अब मैं बना रहा हूं साइन थीटा का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ सर कैसा होगा, साइन थीटा का ग्राफ भी सर साइन स्क्वायर थीटा जैसा ही होगा, है ना? अभी ग्राफ जो होता है ये आपको मैथ्स में पढ़ना होता है,
ये सब चीजें आपको मैथ्स में सीखनी चाहिए, इसलिए ध्यान से। इसलिए ये साइन थीटा ग्राफ है, दोनों ग्राफ एक जैसे ही देखने में लगते हैं। दोनों ग्राफ 0 से π/2 में इंक्रीजिंग होते हैं और π/2 से पाई में डिक्रीजिंग होते हैं। ठीक। साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ यहाँ भी क्या होगा, ऊपर की तरफ ऐसा जाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। साइन थीटा का ग्राफ यही फर्क होता है, ठीक, देखने में। अब ये ग्राफ क्यों सोचा हमने, क्योंकि अगला काम आ रहा है टाइम पीरियड का। भाई टाइम पीरियड t1 क्या होगा, t1 की वैल्यू क्या होगी भाई, वो होगा 2v0 साइन थीटा 1 बाई जी। और t2 की वैल्यू क्या होगी सर, हो जाएगी 2v0 साइन थीटा 2 बाई जी। अब हमें क्लियरली पता है थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है, तो यहाँ थीटा 1 बना दो, यहाँ थीटा 2 बना दो, और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके देखो तो आपको क्लियरली दिख रहा है साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2। और अगर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 से बड़ा है तो देखो t2 की वैल्यू t1 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, या t1 की वैल्यू t2 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2v0 और g, 2v0 और g तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस किसका है, सिर्फ यहाँ साइन थीटा 1 है, यहाँ साइन थीटा 2 है। अगर साइन थीटा 1 की वैल्यू साइन थीटा 2 से बड़ी है तो t1 की वैल्यू किससे हो जाएगी, t2 से बड़ी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट बात हो रही है रेंज की। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो भी बताया था, देख लो, बताया था भाई, ये है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या होता है बेटा, v0 स्क्वायर साइन, अगर हम पहले की बात करें तो ये हो जाएगा 2 थीटा 1 बाई जी, और सेकेंड की बात करें अगर R2 तो हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाई जी, ऐसा हो जाएगा। अब अगेन ग्राफ बनाने आने चाहिए बेटा, है ना। मैथ्स में जब मैम सिखाएंगी आपको तो आपको ध्यान से सीखना है ये सब, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत है। अब जब हम अंदर 2 से के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ क्या हो जाता है भाई, एक्सपेंड हो जाता है कि श्रिंक हो जाता है, बताओ भाई, श्रिंक हो जाता है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर क्या है π/4 है, ठीक। तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये बन गया साइन 2 थीटा का ग्राफ। बताओ भाई, ये थीटा है यहाँ पर इस एक्सिस पर, ग्राफ क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता है और आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x का ग्राफ आपको बनाना है, तो 2 टाइम्स ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और अगर आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ x/2 का ग्राफ बनाना है तो एक्सपेंड हो जाएगा ग्राफ। ठीक। अब अगेन हम वही काम करेंगे, क्या, हमें पता था थीटा 1 क्या है थीटा 2 से, भाई थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है, तो यहां कहीं भाई थीटा 1 होगा और यहाँ थीटा 2 होगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि थीटा 1 साइन 2 थीटा 1 और साइन 2 थीटा 2 के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। थीटा 1 भाई साहब थीटा 2 से बड़ा है, पर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा हम मान ले कुछ कि थीटा 2 मान लीजिए ये है और थीटा 1 ये है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि साइन टू थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगी और साइन टू थीटा 1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में कम होगी। थीटा 1 तो थीटा 2 से बड़ा है जैसा कि हमने पीछे बनाया, पर यहाँ आप देख लो साइन टू थीटा 1 की वैल्यू यहाँ कम है, यहाँ छोटी है। ऑन दी अदर हैंड अगर थीटा 2 यहाँ है और थीटा 1 मान लीजिए यहाँ है, अब यहाँ साइन टू थीटा 1 की वैल्यू -1 के बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड में बड़ी है, और साइन टू थीटा 2 की वैल्यू उससे छोटी है। तो थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे से कैसे रिलेट है अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो रेंज में यहाँ पे क्या, रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन टू थीटा के ऊपर, तो हम रेंज का रिलेशन भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला अभी चीज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करूं अगर मैं,
अगर आप थीटा की वैल्यू 30 लोगे तो ये थीटा 2 की वैल्यू 30 हो जाएगी, और थीटा 1 की वैल्यू अगर हम 60 ले लें तो आप साइन 2 थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? वो हो जाएगी साइन 60 के बराबर, वो हो जाएगा √3/2। और साइन 2 थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी साइन 120 के बराबर, और ये हो जाएगा कितना? हाफ। तो जब थीटा 2 की वैल्यू हमने 30 ली तो साइन टू थीटा की वैल्यू √3/2 और थीटा 1 की वैल्यू 60 दी, तो साइन टू थीटा की वैल्यू हाफ हो गई। इस केस में क्या हो गया? छोटा हो गया। इस केस में साइन 2 थीटा 2 बड़ा हो गया साइन 2 थीटा 1 से, इस केस में। अब अगर हम वहीं पर अब हम वहीं पर अगर हम वहीं पर अगर हम वहीं पर ले लें 30 ऑफ थीटा 1 को 45 डिग्री, तो साइन 2 थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा 1 की वैल्यू बड़ी हो गई किससे? साइन 2 थीटा 2 से। थीटा 2 की वैल्यू आप 30 लो, थीटा 1 की वैल्यू आप 45 ले लो, तो साइन 2 थीटा 1 साइन 2 थीटा 2 से बड़ा हो जाएगा। और अगर थीटा 1 की वैल्यू आप 60 लो और थीटा 2 की वैल्यू आप 30 लो, तो ऐसा होगा। तो एग्जैक्ट रिलेशन अब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ये गलत हो गया। टोटल एनर्जी दोनों की सेम होगी, है ना? इनिशियल एनर्जी आपने हाफ एम वी स्क्वायर ही दोगे, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों की टोटल एनर्जी सेम होगी, तो ये बड़ा छोटा वाला चीज नहीं होगा, दोनों सेम होगा। U1 विल बी इक्वल टू U2। तो ये गलत हो गया। क्यों? कहीं एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी दोनों ही पार्टिकल की सेम होगी। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ी मैथमेटिक्स की समझ भी होनी जरूरी है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है? फॉलोइंग आर 4 रिलेशंस अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन जनरल। इन जनरल बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मतलब हमको बताना है कि इन जनरल कौन सी चीज सही है। चूज द इनकरेक्ट वंस, कौन सा गलत है ये हमें बताना है, राइट? तो भाई सबसे पहला, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर? वो होता है डेल्टा आर अपॉन टी। डेल्टा आर क्या होगा सर? वो हो जाएगा RT2 माइनस RT1। और टाइम कितना हो जाएगा सर? इसको डेल्टा टी, टाइम इंटरवल है, T2 माइनस T1। ये V एवरेज होता है। ये डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन T2 माइनस T1। तो ये चीज तो सही है, ये चीज तो सही है। एवरेज वेलोसिटी की ये डेफिनेशन नहीं होती। हाँ, ये किसी एक स्पेसिफिक केस में आ सकती है, पर आपने कहीं भी ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी, तो ये गलत है, ये गलत है। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन ये नहीं होती है। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन ये होती है, हाँ किसी स्पेसिफिक केस में ये मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। और ये भी वही स्पेसिफिक केस भी वही होगा शायद, जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस हम कवर करते हैं तब। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? सर एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, ये होता है। मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब T2 पे जो वेलोसिटी है माइनस T1 पे जो वेलोसिटी है अपॉन टाइम इंटरवल, ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी। तो ये चीज सही है, ये चीज सही है। ठीक, अब हमको बताना है कि ये तीसरा वाला चीज सही है कि नहीं, आर की वैल्यू। क्या आर ऐसा आएगा? अब हमको ये बनाना पड़ेगा। आर मतलब किसी भी टाइम पर उसका पोजीशन वेक्टर। आर क्या होगा? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी v t1, ठीक है, u इंटू टी। इसको ऐसा लिख लेना, u t प्लस हाफ a डेल्टा टी का स्क्वायर, ये होगा आर। अब आर में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी एट T1। डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1 प्लस हाफ। ए की वैल्यू क्या है भाई? ए की वैल्यू ये है, हमने अभी लिखी है, v T2 माइनस v T1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे एक T2 माइनस T1 कैंसिल, एक आप बाहर निकाल दो, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 माइनस T1 इंटू हाफ, हाफ भी बाहर निकाल दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ बाहर निकाला है। अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा, यहाँ से हाफ बाहर निकाला तो ये बचेगा 2VT1, यस सर, प्लस हाफ बाहर निकल गया, ये बचेगा VT2 माइनस VT1, ठीक, ये बचेगा भाई, ये बचेगा भाई। कोई गलत तो नहीं कर रहा है? कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? ठीक है, हाँ, है ना, सब सही है मेरे हिसाब से, सारी कैलकुलेशन ठीक। अब यहाँ से देखो, 2VT1 से एक VT1 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा भाई, ये वाला से ये वाले से एक माइनस हो जाएगा ना, तो ये बचेगा, इस वाले को यहाँ से हम माइनस कर दे रहे हैं, ठीक, तो एक हमने माइनस कर दिया, तो ये इतना बचा, और यही तो ऑप्शन में दिया हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ प्लस है बीच में, ऑप्शन में माइनस दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपको समझ आया? हमने कुछ नहीं कर दिया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को वेक्टर फॉर्म में लगा दिया, उसमें से T2 माइनस T1 और हाफ को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ऑप्शन वैसा दिया था, और अंदर क्या बच गया, सॉल्व कितने पिटने के बाद, VT1 प्लस VT2, यहाँ माइनस दिया इसलिए गलत हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट वन, हमें से क्या पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है भाई, गलत स्टेटमेंट फर्स्ट और सी है, तो ए और सी हमारा क्या हो जाएंगे आंसर्स। तो एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है भाई, ऑलवेज ट्रू, मतलब ये चीज हमेशा ट्रू है जो लिखी हुई है, ठीक है, ये चीज हमेशा ट्रू है जो लिखी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मॉड ए प्लस बी बराबर है मॉड ए माइनस बी के, दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और फिर क्या कर दोगे, इस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे, तो आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो यहाँ भी फॉर्मूला लगा दोगे, तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा 4 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें, अगर दो या तीन चीजें ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में हो वो जीरो है, इसका मतलब या तो ये जीरो है, या ये जीरो है, या ये जीरो है, या तीनों ही जीरो है, ठीक, इनमें इन तीनों में से कोई एक भी जीरो होगा तो भी चलेगा, या तीनों जीरो हो तो भी चलेगा। तो या तो हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मॉड ए इक्वल टू जीरो है, या मॉड बी इक्वल टू जीरो है, या cos थीटा इक्वल टू जीरो, cos थीटा इक्वल टू जीरो मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इतनी बात हम इससे डिसाइफर कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक, इज ऑलवेज ट्रू, होना ही चाहिए, ठीक, होना ही चाहिए, इज ऑलवेज ट्रू वेन, देखो ए और बी जीरो के बराबर नहीं होंगे, तो क्या सिर्फ ए और बी जीरो के बराबर ना होने से ये ट्रू हो जाएगा, नहीं भाई, अगर ए और बी जीरो के बराबर नहीं है तो इनको परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, मतलब cos थीटा के लिए जीरो होनी पड़ेगी, ये तो गलत हो गया। अगर ए बी से परपेंडिकुलर है, अगर ए बी से परपेंडिकुलर है तो ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, ये सही है। अगर ए और बी जीरो के बराबर नहीं है और ए और बी पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो भी ये ट्रू है क्या, नहीं, तब भी ट्रू नहीं है। अगर ए और बी जीरो के बराबर नहीं है तो ए और बी को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। वेन ईदर ए और बी इज जीरो, हाँ, या तो ए या बी जीरो हो जाए तब भी ये ट्रू, मतलब बी भी सही है और डी भी सही है, दो ऑप्शन सही है।
ठीक, तो क्लियर, आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आखिरी सवाल है, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भैया यूनिफॉर्म वर्ड है यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है जो स्पीड है पार्टिकल की वो कांस्टेंट है। ये मतलब ही होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल स्पीड रिमेन कांस्टेंट, हाँ ये ट्रू है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ही होता है, डेफिनेशन ही होती है, ये ट्रू है। नेक्स्ट, पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। देखते हैं, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है मान लेते हैं, ठीक, ऐसे। अब किसी पॉइंट पर मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है ये, तो रेडियस वेक्टर कैसी होगी, रेडियस वेक्टर ये है, और इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी, कैसी होगी, ऐसी होगी। और रेडियस के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्लियरली आपको दिख रहा है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर ऑलवेज, हर पॉइंट पे। कहीं ये पॉइंट मान लो, ये मान लो P लिया, कहीं दूसरा पॉइंट Q ले लो, यहाँ पे रेडियस वेक्टर कैसी होगी, ऐसी होगी, रेडियस वेक्टर ऐसे दिखाओगे, और वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी होगी। तो यहाँ पर भी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी सही है। ऑलवेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस वेक्टर के। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स। हाँ ये भी सही है भाई, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है इस पे, तो इस जब यहाँ P पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है, जब Q पर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है, जब कहीं यहाँ पहुंच जाएगा R पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ लगेगा। तो आप देख रहे हो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है v0 स्क्वायर/r, ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। और ये नीट यूजी 2024 के पेपर में ये चीज आई थी, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, तीसरा वाला स्टेटमेंट, ये नीट यूजी 2024 के पेपर में आया था। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग, हाँ ये बात सही है, ये चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो तीसरा भी सही है। अगला, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भाई, इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना बेटा, वो होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब देखो भाई, आर वेक्टर ऐसा है, पी वेक्टर ऐसा है, पी मतलब ये होता है लीनियर मोमेंटम, और ये कितना होता है, पी वेक्टर क्या होता है, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। मास तो क्या है, कांस्टेंट है, मास तो क्या है, स्केलर है, सॉरी। तो आर क्रॉस पी, अब यहां पर देखो ये आर का डायरेक्शन है, और ये किसका डायरेक्शन है, ये पी का डायरेक्शन है। तो आर क्रॉस पी करोगे, आर क्रॉस पी, तो ये कहा आउटवर्ड द प्लेन ऑफ आपकी स्क्रीन आएगा। अब इस पॉइंट पर आप पी वेक्टर ऐसा है आपका, आर वेक्टर आपका यहां भी कैसा है, ऐसा है, आर क्रॉस पी करोगे तो आपको यहां भी कैसा मिलेगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन मिलेगा। अगर आप आर पॉइंट पे आर वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है यहाँ परपेंडिकुलरली, तो पी वेक्टर आपको ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर आर पॉइंट पे भी आर क्रॉस पी करोगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो क्लियरली हम देख सकते हैं तीनों पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन है, तो डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। बट क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। गलत है भाई, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो ये गलत हो गया। डायरेक्शन इज कांस्टेंट, कहाँ चेंज हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। आपको अगर नहीं मालूम हो तो कोई बात नहीं, ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, ठीक, ये होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये तीन ऑप्शन सही है इसके। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इसमें हमने कुछ अच्छे सवाल आपको साथ शेयर किए और डिस्कस किया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बच्चों, ये जीत शशि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एक कमेंट करके जरूर जाना, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, जिससे कि हम अमेजिंग कंटेंट जो आपके लिए फ्यूचर में लाएंगे वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू बच्चों।